नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो कक्षा 11वीं के लिए है। कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा की हिंदी विषय की तैयारी के लिए एक सैंपल पेपर लेकर आई हूँ। बिना देरी किए हम सैंपल पेपर दोहराना शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश देखिए। प्रश्न पत्र में 2 खंड दिए गए हैं, खंड अ और खंड ब, जिनमें से खंड अ जो बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए है और खंड ब में आपको विस्तार से उत्तर देने हैं। यहाँ पर 8 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं और 8 प्रश्न ऐसे जिनका आपको उत्तर विस्तार पूर्वक देना है, तो कुल प्रश्नों की संख्या हुई 16। प्रश्न पत्र देखिए। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिक्षा चाहती है उसको अपने समाज से जोड़ा जाए, लोगों से जोड़ा जाए और हर विद्यार्थी को ऐसी लोकोन्मुख दृष्टि से जोड़ा जाए कि वह सर्वोदय को अपना धर्म कर्म मानने लगे। यद्यपि यह समझना आवश्यक है कि शिक्षा को शिक्षित करने का सबसे बड़ा स्थान समाज ही है। समाज की करुण कथाएं एवं समाज में गरीब से गरीब परिवार का अर्थशास्त्र शिक्षा को शिक्षित करने में समर्थ है। शिक्षा के लिए तथ्य और तत्व दोनों ढूंढने का सही स्थान समाज ही है। समाज में रहने वाले विलक्षण प्रतिभाशाली लोगों से पृथक कोई भी शैक्षिक व्यवस्था अपने को संपन्न नहीं बना सकती। समाज के विश्लेषण से ही सच्ची शिक्षा संपन्न हो सकती है। इस तरह से शिक्षा अपने को सींचने का दाना पानी समाज से ले सकती है और समाज को कुछ वापस कर सकती है। ऐसी लोकोपयोगी शिक्षा समाज को और फिर राष्ट्र को ओजस्वी और तेजस्वी बनाने में सफल होगी। अब इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखिए। शिक्षा की सर्वोच्च अभिलाषा क्या है? सही जवाब होगा छात्र में समाजोन्मुखी दृष्टिकोण विकसित करना। प्रश्न संख्या 2, गरीब परिवार का अर्थशास्त्र शिक्षा को शिक्षित करने में कैसे समर्थ हो सकता है? तो सही जवाब होगा शैक्षिक नियोजन में सर्वोदय के बिंदुओं को समाहित करने में। प्रश्न संख्या 3, शिक्षा जगत समाज से क्या प्राप्त कर सकता है? तो सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी, अर्थात समाज की करुण कथाएं, गरीब परिवार का अर्थशास्त्र और तथ्य और तत्व। प्रश्न संख्या 4, लोकोन्मुख दृष्टि का क्या आशय है? सही जवाब होगा लौकिक विकास के प्रति चिंतनपरता। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्र को तेजस्वी कैसे बनाया जा सकता है? सही जवाब है शिक्षा के व्यापक प्रचार और प्रसार से। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए। यहाँ पर आपको काव्यांश 2 दिए जाएंगे जिसमें से आपको किसी एक का जवाब देना है। गद्यांश थे सिर्फ और सिर्फ एक अनिवार्य रूप से, लेकिन यहाँ पर काव्यांश में आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले, है निश्चित किस जगह पर सरिता गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर वन बाग सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे मिलेगा कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखिए। कवि क्या करने के लिए दृढ़ निश्चय करने की बात कर रहा है? कि किसी भी परिस्थिति में न रुकना। इस जीवन यात्रा में क्या है? कुछ भी निश्चित नहीं है। काव्यांश में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? हर स्थिति में आगे बढ़ने की। काव्यांश में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक है? सुमन का मतलब होता है फूल और कंटक का मतलब कांटे, तो फूल सुख के लिए और कंटक दुख के लिए। तो सही जवाब होगा सुख और दुख। प्रश्न संख्या 5, काव्यांश में जीवन यात्रा को किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? सही जवाब है कठिनाइयों की ओर। अथवा में एक और पद्यांश दिया गया, इस पर नजर डालिए। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयोग हैं? तो सही जवाब होगा असफलता, अ उपसर्ग, सफल मूल शब्द और ता प्रत्यय।
कविता में पराजय को विजय में परिवर्तित करने का क्या सूत्र बताया गया है? सही जवाब है जब तक सफल न हो जाओ तब तक चैन से न बैठना। प्रश्न संख्या 3, कवि के अनुसार किस व्यक्तियों की पराजय नहीं होती? सही जवाब है जो संघर्ष करते हैं। प्रश्न संख्या 4, असफलता को अपनी हार नहीं मान लेनी चाहिए बल्कि पुनः प्रयास करना चाहिए। काव्यांश के आधार पर कथन पूर्णतः सत्य है। प्रश्न संख्या 5, जब व्यक्ति असफल हो जाए तो क्या नहीं करना चाहिए? सही जवाब है दूसरों की निंदा करना। अब प्रश्न संख्या 3, काव्य खंड पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी आपके 5 अंक के हैं। पहला प्रश्न है, पतियाना शब्द का क्या अर्थ है? सही जवाब है विश्वास करना। मीरा ने प्रेम बेली को किससे सींचा है? सही जवाब है आंसुओं से। प्रश्न संख्या 3, किस कवि को कविता का गांधी कहा जाता है? सही जवाब है भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 4, कवयित्री ने अपने ईश्वर को किस फूल के समान बताया है? तो सही जवाब है जूही। कवयित्री कहती है कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। प्रश्न संख्या 5, आओ मिलकर बचाएं कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया है? सही जवाब है अशोक सिंह। प्रश्न संख्या 4, ये भी आपके 5 अंकों के हैं, लेकिन ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके गद्य खंड पर आधारित। पहला प्रश्न है, वंशीधर किस पद पर प्रतिष्ठित थे? तो सही जवाब है दारोगा। मजमून का क्या अर्थ है? मजमून का अर्थ है मामला। जो लड़की लड़का बनकर पथेर पंचाली के अप्पू की भूमिका प्राप्त करने आई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था टिया। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त के किस कृति का अंश है? तो सही जवाब है शिव शंभू के चिट्ठे। प्रश्न संख्या 5, जुज शब्द का क्या अर्थ है? सही जवाब है खंड या भाग। प्रश्न संख्या 5, वितान पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के जवाब देने आप। पहला प्रश्न है, तातुश का प्रिय अखबार कौन सा था? ये बहुविकल्पीय प्रश्न लिया बेबी हालदार के उपन्यास के अंश से, आलो अंधारी से। तो उसमें तातुश का जो जिक्र किया गया है वो द हिंदू पढ़ते थे। जेठू शब्द का क्या अर्थ है? जेठू का अर्थ होता है पिता का बड़ा भाई। प्रश्न संख्या 3, कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है क्योंकि? तो इसमें उपरोक्त सभी तीनों ही विकल्प हैं। क्योंकि बड़े व्यास की कुएं से रेजानी पानी निकालना संभव नहीं होता। बड़े व्यास की कुएं से पानी अधिक मात्रा में भाप बनकर उड़ेगा और कुएं के पानी को साफ रखने के लिए कुएं का मुंह ढक कर रखना जरूरी है, जो कि बड़े व्यास में संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 4, पालर पानी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सही जवाब होगा ये सभी, क्योंकि ये सीधा बरसात से मिलने वाला जल है, पानी धरातल पर बहता है और पानी नदी तालाब आदि में रोका जाता है। प्रश्न संख्या 5, कथन और कारण। एक कथन दिया गया है, लता मंगेशकर ने करुण रस की बजाय श्रृंगार रस के मध्य या द्रुत लय के गाने उत्कटता से गाए हैं। कारण है, चित्रपट संगीत के दिग्दर्शक लता मंगेशकर से अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते। तो सही जवाब होगा इसका चौथा विकल्प कि कथन ए सही है, परंतु कारण आर उसकी व्याख्या सही नहीं करता है। प्रश्न संख्या 6, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर MCQs हैं आपके, बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों के जो रूप आज हमारे यहाँ हैं वे हमें किससे मिले हैं? अंग्रेजों से। प्रश्न संख्या 2, सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया है पत्रकारिता। किसी पुस्तिका में दिन भर की घटनाओं गतिविधियों का लेखन कहलाता है डायरी लेखन। पटकथा लेखन एक परिचय पुस्तक के रचयिता हैं मनोहर श्याम जोशी। प्रश्न संख्या 5, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक जैसे सम्राटों के शासनकाल में स्थायी महत्व के संदेशों के लिए क्या व्यवस्था थी? सही जवाब है शिलालेख। प्रश्न संख्या 7, इसमें आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं जो कि संख्या में 5 है। पहला प्रश्न है, उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद है उत जमा में ज्वल। दूसरा ऑप्शन ठीक है, ख विकल्प। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। ध्यान देना बच्चों, कुछ शब्दों में आ सकता है कि शुद्ध वाक्य छांटिए और कुछ में आ सकता है अशुद्ध वाक्य छांटिए।
तो ध्यानपूर्वक उत्तर दो कि बच्चे को काटकर सेब खिलाओ। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि सेब को काटकर बच्चे को खिलाओ सही रूप होता। उसका घर विंध्याचल पर्वत की तलहटी में है। वाक्य में दोष क्या है? पुनरुक्ति है, मतलब विंध्याचल तो एक स्वयं पर्वत का नाम है, उसके बाद पर्वत लगाने का कोई औचित्य नहीं है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति संबंधी दोष है। पीतांबर, पीत मतलब होता है पीला और अंबर मतलब वस्त्र, तो यहाँ पर पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? सही जवाब होगा कर्मधारय, क्योंकि यहाँ पर वस्त्र की विशेषता बताई है कि वो पीला है। और अगर इसका विग्रह हम कर देते पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, तो होता यहाँ पर बहुव्रीहि समास। कॉलम ए के अनुरूप कॉलम बी के उचित शब्दों का मिलान कीजिए। भरपेट, भरपेट कौन सा समास होता है? पेट भरकर अव्ययी भाव समास। चौराहा, चार राहों का समाहार द्विगु समास। अंशुमाली, अंशु है मालाएं जिसकी अर्थात सूर्य, बहुव्रीहि समास। राम भक्त अर्थात राम का भक्त, तो इसमें अगर हम चारों विकल्प का मिलान करने के बाद देखते हैं तो हमारा ख विकल्प सही आता है। प्रश्न संख्या 8, नैतिक शिक्षा पुस्तक के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रेता जयता नर सूक्ति किस वेद से ली गई है? तो सही जवाब है सामवेद। अहिल्याबाई ने हरिद्वार में गंगा तट पर किस घाट का निर्माण करवाया? सही जवाब है कुशावर्त घाट। तीसरा प्रश्न, महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम है? सही जवाब है प्रियदर्शना। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा कवि राष्ट्र कवि कहलाता है? मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 5, अशफाक उल्ला खां व बिस्मिल को किस दिन फांसी दी गई? 19 दिसंबर 1927 को। अब प्रश्न संख्या 9, यहाँ पर आपको 2 विकल्प दिए जाएंगे। एक सप्रसंग व्याख्या करनी है, यानी कि प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य, अथवा में आपको काव्यांश दिया गया उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर जिन प्रश्नों का आपको विस्तार से उत्तर देना है उन्हें खुद हल करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपका अभ्यास अधिक से अधिक हो सके। प्रश्न संख्या 10 में इसी प्रकार से सप्रसंग व्याख्या, गद्यांश की व्याख्या और अथवा में इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न संख्या 10 में आपको किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है। 3 आपको प्रश्न दिए जाएंगे, 5 अंक के जो प्रश्न हैं आपके, लेकिन आपको जवाब देना है सिर्फ और सिर्फ एक का। इसमें पत्र भी हो सकता है, रचनात्मक लेखन हो सकता है, आपके कोई भी चित्र दिया जा सकता है, उस पर आधारित आपको वर्णन करना है। किसी भी रूप में आपको ये प्रश्न दिया जा सकता है। प्रश्न संख्या 12 काव्यखंड पर आधारित, जिसमें से एक 3 अंक का है, एक 2 अंक का है। उसी प्रकार से गद्य खंड पर आधारित प्रश्न संख्या 13 है, एक 3 अंक का प्रश्न है और एक 2 अंक का प्रश्न है। वितान पर आधारित ठीक इसी प्रकार से अंक विभाजन है, 3 और 2। व्याकरण पर आधारित 5 आपके एमसीक्यूज थे, लेकिन 5 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो समास, कर्मधारय समास और अयादि संधि को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, जिसमें से एक 3 अंक का है, क प्रश्न 3 अंक का है और ख प्रश्न 2 अंक का है। नैतिक शिक्षा पाठ्य पुस्तक के आधारित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। कि जो 2 अंक का प्रश्न पूछा है वो 2 अंक के अनुसार दीजिए, जो 3 अंक का प्रश्न पूछा है वो 3 अंक के अनुसार कीजिए। यहाँ पर जो आपको सब्जेक्टिव पार्ट दिया गया है उसको खुद हल करने का प्रयास कीजिए। आशा है प्रश्न पत्र का प्रारूप आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।